हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी से जो अभिव्यक्ति और माध्यम की आपकी बुक है, जो कि बहुत कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर प्री बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशली अभिव्यक्ति और माध्यम के ऊपर होने वाली है। जो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे कि वही आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। ठीक है, पुराना कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं होता भाई। इधर 2025 26 की लेटेस्ट वीडियो है और आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बिल्कुल न्यू होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, अगर आप चाहते हो कि नोट्स की तरह इसको रखो, तो इसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है @class12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जो भी नई वीडियोस आने वाली हैं उनके लिंक आपको मिलते रहेंगे। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत जल्द आपके सामने वन शॉट ऑफ गद्यखंड एंड वन शॉट ऑफ काव्यखंड बहुत जल्दी आने वाली है। उसमें अगर आपने अभी तक हिंदी का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है ना, तो आप वो एक वीडियो देख लेना, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वहां से सारी समरी आप कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज अपलोड हो गई हैं और अब आपको वन शॉट एक समरी भी मिलने वाली है बहुत जल्द। बाकी भाई अगर कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम अकाउंट है एकलव्य स्टडी पॉइंट, यहाँ पे आप जो भी मैसेज है, अपनी क्वेरी है, आप बता सकते हो। ठीक है, और वेबसाइट है eklavyastudypoint.com। इधर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्विज वगैरह मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप इसको जरूर विजिट करना। तो चलो अब हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में पहला छापा खाना कहाँ और किस उद्देश्य से खोला गया था। देखो, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस आएंगे नहीं। जितने वर्ड में आपको पूछे जाएगा, जितने वर्ड में आंसर लिखना है, उतना ही मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो भारत में पहला छापा खाना 1556 में गोवा में खोला गया था। ठीक है, लोकेशन क्या है याद रखना, गोवा। ईयर क्या है, 1556 है। खोला किसने था, ईसाई लोगों ने खोला था। जो मिशनरी लोग होते हैं, जो धर्म का प्रचार करने वाले लोग होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, उन्होंने खोला था। और उन्होंने बेसिकली इसको खोला क्यों था, अपने धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करना था उनको। जो उनकी बाइबल वगैरह है, जो भी उनकी धार्मिक किताबें हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा उनका प्रचार करने के लिए इन्होंने जो ये छापा खाना है ये खोला था। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। छापा खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे किताबें छापी जाएंगी, जहाँ पे कोई भी जो है आपका मुद्रित माध्यम का जो भी है वो वहां पे छपाई का काम होगा। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में की जाती है। इस शैली में सूचनाओं को प्रस्तुत करने का क्या क्रम होता है। तो भाई आपसे पूछा जा रहा है, जो रेडियो है उसमें जो समाचार सुनाया जाएगा, वो उसको किस स्टाइल में उसका स्ट्रक्चर होगा जो उसको सुनाया जाएगा। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि रेडियो समाचार उल्टी पिरामिड शैली में जो है तैयार किया जाता है। पिरामिड कैसा होता है, ऐसा। अब पिरामिड को उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा ऐसा। और उल्टा पिरामिड में क्या होता है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले बताया जाएगा, उसके बाद कम महत्व वाला तथ्य उसके बाद होगा, और अंत में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताया जाएगा निष्कर्ष के साथ। तो ये आपका उल्टा पिरामिड का स्टाइल है, ये आपकी उल्टा पिरामिड की शैली है। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो समाचार लेखन होता है, ज्यादातर जो रेडियो वगैरह है, उसमें इसी स्टाइल का यूज किया जाता है। इसी स्टाइल से लिखा जाता है, सुनाया जाता है, ताकि श्रोता तुरंत मुख्य बात समझ सके, ज्यादा बात घुमा फिरा कर ना हो। जो भी मेन खबर है, जो मेन फैक्ट्स हैं, वो सुनने वाले को और पढ़ने वाले को पता चल जाए। बेसिकली अभी हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ सुनने के ऊपर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, सुनने वाले को मेन खबर पता चल जाए, इसीलिए इसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के दो कारण लिखिए। कोई भी आपको दो कारण बताने हैं। आखिर इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट पर जो आज की डेट में जर्नलिज्म हो रहा है, आप सभी देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, ब्लॉग्स वगैरह में। तो इंटरनेट पत्रकारिता जो है बहुत ही फेमस है, आज की डेट में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि ये तेज है, तत्कालिक है और हर समय उपलब्ध होती है। देखो, इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जो एक तो बहुत क्विक है, ये तो आप सब मानोगे, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही क्विक है, अप टू डेट है, तत्कालिक है। कोई भी घटना घटी है अगर तुरंत, तो आपको इंटरनेट खोलते ही वो न्यूज मिल जाएगी। सही बात है जी।
और क्या है, हर समय उपलब्ध है। आप जब मर्जी सर्च मारो गूगल पे, कहीं भी किसी सर्च इंजन पे, तो आपको न्यूज जो है वो मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट बहुत फास्ट हुआ, ठीक है, तत्कालिक हुआ, तुरंत, एकदम ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, न्यूज का पता चलेगा। और क्या फायदा है, साथ ही साथ इंटरनेट से आपको वीडियो, चित्र, लिंक और इंटरैक्टिव फीचर्स के माध्यम से समाचार को अधिक आकर्षक, विस्तृत और भागीदारी पूर्ण बनाती है। होता क्या है, जब आप इंटरनेट पे खबरें देखते हो तो सबसे पहले तो आता है इसमें लिखा हुआ है वीडियो। वीडियो का मतलब है, अगर मान लो आप यूट्यूब पे खबर देख रहे हो, तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो पे क्लिक करोगे ना, तो जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको विजुअल्स दिखने लगेंगे, और आप किसी भी समाचार को विजुअल से समझ रहे हो, मींस आप उसकी वीडियो वगैरह को देख रहे हो, ठीक है, उसकी वीडियो से उसको समझने का काम हो रहा है। और चित्र भी आपको दिखेंगे, ठीक है, जब वीडियो प्ले होगी तो भाई वो चित्र होंगे। और इसके अलावा आप किसी ब्लॉग को खोलोगे तो भाई ब्लॉग वगैरह में भी क्या होता है, आपको फोटोज वगैरह न्यूज से अटैच करके दिखाए जाते हैं, लिंक होती हैं, इंटरेक्टिव फीचर्स होते हैं वहां पे। जैसे मान लो यूट्यूब पे कोई न्यूज चैनल है, वो आपको कमेंट बॉक्स की सुविधा दे रहा है लाइव में, कि आप अपने मैसेजेस को डालो और आपके मैसेजेस को रीड किया जाएगा, तो उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा वहां पे, ठीक है, साथ के साथ ही आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। सो कहने का मतलब है, ये चीज इसको आकर्षक बनाती है, ये चीज इसको बहुत ज्यादा विस्तृत बनाती है और भागीदारी पूर्ण, यानी कि सबको लगेगा हाँ हमारा भी कोई रोल है इसमें, है ना। वो रोल महसूस होना चाहिए भाई सामने वाले को, अगर वो आपसे मतलब वहां पे कुछ सुनने आया है, खासकर समाचार जैसी चीज, तो उसको मजा तो आना चाहिए, तभी तो वो आपके पास टिकेगा वहां पे। ओके, तो ये इंटरनेट पत्रकारिता से रिलेटेड भी अगर प्रश्न आता है तो आपको ये लिखना है। चलिए जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेष लेखन क्या है? देखो भाई, विशेष लेखन के ऊपर आपका अगर प्रश्न आता है तो विशेष लेखन तैयार करने के आधार तत्व भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको मैंने एक पूरा आंसर दिया है इसका। देखो, विशेष लेखन क्या है, एक तरीके की राइटिंग है ना, एक लेखन है जिसमें किसी विषय को बहुत गहराई से, बहुत ही रोचक, यानी कि बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से, ठीक है, बहुत एक्साइटिंग तरीके से और मानवीय दृष्टिकोण से, यानी कि आप कह सकते हो कि हाँ, लगेगा कि हाँ सुनने वाले को, पढ़ने वाले को मजा आएगा, अगर आप कोई भी ह्यूमन होगा तो। यानी कि सीधी सी बात है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये विशेष लेखन है, ये फीचर राइटिंग है, ठीक है, नॉट ओनली इन्फो। आपको सामने वाले को मजा भी आना चाहिए, उसको एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए उसको पढ़ते हुए। सो अब होता क्या है, जब भी आप विशेष लेखन को तैयार करते हो तो उसके लिए कुछ आधारभूत, कुछ तत्व होते हैं। अगर आप इनको फोकस नहीं करोगे तो शायद आपका विशेष लेखन उतना इंपैक्टफुल नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको विषय का चयन करना है, एक ऐसा विषय चुनना है जो समाज, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान या जीवन से जुड़ा हुआ हो और रुचि करो। जब भी आप कोई विशेष लेखन लिखते हो तो बहुत जरूरी है उसमें कि आपका टॉपिक, जो आपका टॉपिक होगा उसी पे निर्भर करेगा कि सामने वाला उसको पढ़ेगा भी या नहीं पढ़ेगा। अगर हमने टॉपिक इतना बोरिंग सा लिया है जिसमें किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कोई इसको क्यों पढ़ेगा? समझ रहे हो भाई, इंटरेस्ट आना चाहिए, टॉपिक में लगना चाहिए कि हाँ भाई जान है, और वो समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक तो होता है रेलेवेंट, एक होता है इररिलेवेंट। आपको इररिलेवेंट टॉपिक लेने से बचना है। जब भी विशेष लेखन की बात होती है तो टॉपिक आपका हो रिलेवेंट, संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, और सबसे मेन बात आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ हो। जब ये दो तीन चार चीजों का जुड़ाव होता है किसी भी टॉपिक में, तो ऑटोमेटिकली वो विषय ही बहुत एक यूनिक बन जाता है। समझ रहे हो आप? आपको विशेष लेखन तो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद होता है तथ्यों का संग्रहण, जिसको आप कहते हो रिसर्च अपने नॉर्मल भाषा में, है ना। अब आपको क्या करना है, जब विषय चुन लिया तो उसके तथ्य कहां से लाओगे भाई, उससे रिलेटेड फैक्ट कहां से लाओगे? तो उसके फैक्ट का चयन आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि जो भी तथ्य आप लोगे उसका विश्वसनीय स्रोत होना बहुत जरूरी है। वो तथ्य कौन से सोर्स से आ रहा है, वो तथ्य को लाने वाला कौन है, आखिर वो आपने कहां से लिया। अगर किसी भी टॉपिक पे आपने लिखा तो वो कहां से लिखा, क्या वो विश्वसनीय था या फिर वो कोई फेक न्यूज थी? तो आपको विशेष लेखन में रिसर्च करनी होती है। जो भी आप आंकड़े लाओगे, एक तो होता है फैक्ट जिसको आप कहते हो तथ्य, एक होते हैं आंकड़े जिसको आप कहते हो डेटा, इसके अलावा आप कुछ लाते हो एग्जाम्पल्स। तो मेक श्योर ये तीन चीजें, फैक्ट, डेटा और एग्जाम्पल्स, आप एक्यूरेट दो। ये ना हो टॉपिक कुछ और है, फैक्ट कहीं और के आप दे रहे हो, एग्जाम्पल किसी और का दे रहे हो, ये चीज वर्क नहीं करेगी भाई, ठीक है। विशेष लेखन में आपको जो है
तथ्यों का संग्रहण करना, सामग्री जुटाना, मटेरियल जुटाना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर है ह्यूमन इंटरेस्ट यानी मानवीय कोण। इसका मतलब है जो भी आप लेख लिखने वाले हो उसको आकर्षक बनाने के लिए अनुभव, घटनाएं और मानवीय जुड़ाव जोड़ना। यानी कि अगर आप कुछ लिखने वाले हो तो आप किसी और से भी सलाह ले लो, किसी के एक्सपीरियंस का यूज कर लो, किसी ने कुछ पहले फील किया हो तो उसको भी लिख लो, उसमें शुमार कर लो, शामिल कर लो। हो सकता है कि आपका जो लेख है वो और ज्यादा अच्छा हो जाए। तो मानवीय कोण भी बहुत जरूरी है विशेष लेखन में। और सरल और प्रभावी भाषा। अब आप खुद सोचो, आपको कोई भी एक ऐसे राइटिंग लेख उठा के दे दिया मैंने, अब आप उसको तभी तो पढ़ोगे जब उसमें इंटरेस्ट आएगा, जब उसकी भाषा सरल होगी। भाषा ही घुमावदार होगी, बोरिंग होगी तो कौन पढ़ेगा। तो सरल और प्रभावी भाषा होनी चाहिए, जिसको आप कहते हो स्पष्ट, सहज और रोचक। यानी कि स्पष्ट हो, क्लैरिटी हो, सहज हो यानी कि समझने में इजी हो, और रोचक हो, और संवादात्मक शैली का प्रयोग हो। लगना चाहिए कि हाँ, कि आप बात कर रहे हो, वो लेख सिर्फ लिख नहीं रहे हो, वो पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं उस लिखे हुए कंटेंट से। ऐसा आपका वो होना चाहिए, कलम का जादू। समझ रहे हो। और क्या है, सुसंगत संरचना। जब भी आप कोई लेख तैयार करोगे तो उसकी एक प्रस्तावना होगी, उसकी मुख्य विवेचन मेन कंटेंट होगा, और उसका एक निष्कर्ष होगा। इस तरीके से एक बैलेंस बनता है। ठीक है भाई, ये बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा, एक प्रस्तावना जिसको आप कहते हो इंट्रो। ठीक है। उसके बाद होती है उसकी बॉडी, यानी कि उसके मेन फैक्ट्स, जो भी उसके मेन फैक्ट्स हैं। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, जिसको आप कह सकते हो निष्कर्ष। क्या उसका निष्कर्ष निकला, जितना आपने इतना बड़ा कुछ लिखा है। ठीक है, ये निष्कर्ष। तो ये आपका जो एक स्ट्रक्चर है ये फॉलो होना अति आवश्यक है। सृजनात्मकता, जब आप विशेष लेखन लिख रहे हो तो इट मींस वो थोड़ा सा विशेष है ना भाई, तभी तो आप उसको लिख रहे हो। तो आपको उसका वर्णन अच्छे से करना है, उदाहरण देने हैं, चित्रात्मकता होनी चाहिए, रोचक प्रस्तुति। प्रेजेंटेशन मैटर्स। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा आपका विशेष लेखन जो है वो अच्छा लगेगा। तो ये आपका विशेष लेखन का प्रश्न मैंने विद आधार तत्व बता दिया है। सिंपली विशेष लेखन भी पूछ सकता है या आधार तत्व भी पूछ सकता है। अब आप आराम से बता सकते हो, समझा भी सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम एडिटोरियल, संपादकीय पृष्ठ पर कैसे लेख प्रकाशित होते हैं, किसी एक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब देखो होता क्या है, संपादकीय पृष्ठ, एडिटोरियल पृष्ठ पे वो लेख प्रकाशित होते हैं जो राष्ट्रीय यानी नेशनल, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल मुद्दे यानी कि टॉपिक से रिलेटेड हो। मींस सबसे पहले तो वो या तो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा या वो इंटरनेशनल कोई मुद्दा होगा। सामाजिक प्रश्न भी हो सकता है भाई, उसमें कोई सोशल इशू, कोई आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी, राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, या फिर शिक्षा मींस एजुकेशन, संस्कृति यानी कि कल्चर, और इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। ठीक है, तो उसको ही आप कहोगे कि हाँ, एडिटोरियल का जो पेज होगा वो इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पे बात कर रहा होगा। या तो सोसाइटी का कोई मुद्दा होगा, पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा होगा, एजुकेशन का कोई मुद्दा होगा, फाइनेंशियल कोई पॉलिसी आई होगी तो उसका कोई मुद्दा होगा, इंटरनेशनल अफेयर्स का कोई मुद्दा होगा। तभी वो संपादकीय पृष्ठ पर कुछ लिखा जाता है। ठीक है, और वो भी गहन विश्लेषण के बाद। विश्लेषण क्या होता है, आप बहुत गहराई के साथ एनालिसिस कर रहे हो, और एनालिसिस करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आप उसको वहां पे छाप रहे हो। और ये जो लेख होगा इसको विशेषज्ञों, विचारकों और वरिष्ठ पत्रकारों या संपादकीय टीम द्वारा लिखे जाते हैं। यानी कि जो एडिटोरियल का पेज होता है उसको लिखने वाले जो लोग होते हैं ना, उसमें बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, बहुत बड़े बड़े विद्वान, ठीक है, एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स की टीम होती है, बहुत ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, थिंकर्स होते हैं। और बेसिकली संपादकीय पृष्ठ का उद्देश्य होता है पाठकों को विचार, दृष्टिकोण और संतुलित विश्लेषण प्रदान करना। यानी कि जो पढ़ने वाला है, जिसने हमारा पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो उसको एडिटोरियल के माध्यम से थोड़ा एक्सपर्ट क्या सलाह है वो बताना। ठीक है, ठीक है भाई, तो यही है, इनको बताना होता है। अब एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एडिटोरियल ये अखबार का मुख्य विचार लेख होता है। यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर किसी टॉपिक के ऊपर अपने क्या विचार रखता है, वही हमारा एडिटोरियल होता है।
ठीक है। और अगर मैं आपको आगे बताऊं इसमें, जो किसी भी महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे पर हो सकता है, कोई भी यहाँ पे ज्वलंत मुद्दा समाज से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आर्थिक कोई नीति से रिलेटेड हो सकता है। और ये अखबार का ऑफिशियल दृष्टिकोण होता है। मान लो कोई भी अखबार है, द हिंदू अखबार है, तो उसका किसी भी मुद्दे को लेकर क्या टेक है, उसका क्या दृष्टिकोण है, तो वो सब उसके एडिटोरियल पेज पर लिखा होगा, संपादकीय पृष्ठ पर। मान लो दैनिक जागरण है, किसी मुद्दे को लेकर उसका क्या विचार है, तो वो अपना संपादकीय पेज पर सब कुछ लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही गहन विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, और ये बिना नाम के प्रकाशित होता है, क्योंकि यह संपादकीय मंडल की सामूहिक राय मानी जाती है। इसमें किसी एक का नाम नहीं लिखा होता कि इसको लिखने वाला कौन है, क्योंकि इसको लिखने के पीछे पूरी टीम होती है और पूरी टीम की मेहनत होती है, तो कभी किसी अकेले का नाम कभी भी संपादकीय में नहीं लिखा जाएगा। ये चीज आप याद रखना। अखबारों, अब अगला प्रश्न है हमारा, अखबारों और पत्रिकाओं के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो अखबार होती हैं या मैगजीन्स होती हैं, उसको लिखने के लिए कोई 3 बिंदुओं का आपको उल्लेख करना है कि भाई जब भी आप अखबार लिख रहे हो, कोई मैगजीन लिख रहे हो, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है। सबसे पहले तो स्पष्टता का और सरल भाषा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो भी आप अखबार में लिखोगे, मैगजीन में लिखोगे, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि उसकी भाषा के अंदर क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। और जो भी आप अखबार का अंदर का कंटेंट लिखोगे, जो उसकी लैंग्वेज का यूज करोगे, वो ऐसी होनी चाहिए पाठक के स्तर के अकॉर्डिंग, जो नॉर्मल जनता पढ़ने वाली है वो पढ़ पाए। अब जैसे दैनिक जागरण है, वो सिंपल सी भाषा का यूज करता है, वहीं द हिंदू जो है वो बहुत खतरनाक वोकैबुलरी का यूज करता है। उसको पता है द हिंदू को ज्यादातर जो पढ़ने वाले हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन दैनिक जागरण को पढ़ने वाले वो आम लोग हैं। ठीक है, जो नाई की दुकान पे बैठे होंगे या कहीं बैठे होंगे, वो वहां पे अखबार पढ़ेंगे, उनको इतनी वोकैबुलरी समझ नहीं आएगी। तो वो भाषा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। ठीक है। इसका तथ्यों की शुद्धता, आप अखबार में या मैगजीन में जो भी फैक्ट डालोगे, सारी जानकारी, सारे आंकड़े, सारे उद्धरण जो भी आप बताने वाले हो, वो विश्वसनीय होने चाहिए, वो ट्रस्टेड होना चाहिए। ये ना हो कि वो आप कहीं से गलत खबर उठा के डाल रहे हो तो आपके ही न्यूज चैनल की बदनामी होगी, एजेंसी की बदनामी होगी। सो आपको बहुत गहन जानकारी के बाद कुछ भी लिखना है। संतुलित एवं तार्किक प्रस्तुति, देखो भाई, समाचार पत्र, जब भी आप कोई अखबार वगैरह लिख रहे हो, तो उसको कभी भी आप ये मत लिखना कि वो आपको पक्षपात करते हुए कोई बोल दे कि यार ये अखबार तो यार इन लोगों की पक्ष करता है। जब भी आप समाचार पत्र का लेखन करते हो, तो सबसे मेन बात है वो उसका निष्पक्ष होना, एक बैलेंस, एक संतुलन होना अति आवश्यक है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा, वो संतुलन नहीं होगा, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि कोई अखबार आपकी पढ़े भी ना आगे आने वाले टाइम में। तो कि भाई अखबार अगर ऐसी चीज है जो हर किसी को पढ़नी है सुबह सुबह, ठीक है, वो अगर निष्पक्ष नहीं होगी तो कौन पढ़ेगा फिर उसको। तो ये दो चीजों का ध्यान, 2-3 चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा। समाचार पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से संबंधित जानकारी को क्यों शामिल किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई देखो, न्यूज़पेपर कभी भी आप उठाओगे ना, तो उसमें कोई एक कैटेगरी नहीं होती है। न्यूज़पेपर में आपको इकोनॉमी, न्यूज़पेपर में आपको स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, सोशल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग कैटेगरी। समाचार पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी इसीलिए शामिल की जाती है क्योंकि पाठकों की रुचि अलग अलग होती है। हो सकता है किसी को स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, हो सकता है किसी को आर्थिक जो खबरें आ रही है इकोनॉमी से रिलेटेड उसको ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट हो। ठीक है। और इसके अंदर एक और होता है एंटरटेनमेंट वाला पेज, जहाँ पे बॉलीवुड, हॉलीवुड, और वो हॉलीवुड नहीं, सॉरी, बॉलीवुड, और जो अपना जो भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड वो सब इसमें भी खबरें आती हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरियां क्यों हैं, इसीलिए है कि जिसको जो पसंद है वो पढ़ो। तो समाज में राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, मनोरंजन, ये अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में हर किसी की रुचि भी अलग अलग होती है, तो जिसकी जैसी रुचि होती है उसको वैसा वहां पे लेख मिल जाता है। तो इन सभी से जुड़ी गहन जानकारी पाठक को
दी जाती है ताकि वो जागरूक हो, सूचित हो और वर्तमान घटनाओं से परिचित हो, जो भी प्रेजेंट में चल रहा है उसको पता हो। तो इससे अखबार या पत्रिका विश्वसनीय, उपयोगी और व्यापक बनती है। अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना क्षेत्र रखोगे तो भाई आपकी अखबार है काम की। अगर आप उसमें कुछ लिख नहीं रहे हो, एक ही कैटेगरी को लिख रहे हो, तो वो बोरिंग हो जाएगी। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में मुद्रित माध्यम के पाठकों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखो, दृश्य और श्रव्य, आप इसको ऑडियो विजुअल्स भी कह सकते हो, ठीक है। ऑडियो और विजुअल्स, ऑडियो विजुअल्स में आपको टीवी का एग्जांपल बहुत बढ़िया रहेगा। तो इनके कंपैरिजन में जो मुद्रित माध्यम है, यानी कि जो प्रिंटेड है, अब प्रिंटेड में क्या है, आपके यहाँ न्यूज़पेपर है, ठीक है भाई, न्यूज़पेपर ही आएगा ना प्रिंटेड में। तो अब जो मुद्रित माध्यम वाले लोग हैं उनको क्या सुविधाएं हैं इनके कंपैरिजन में। होता क्या है कि देखो भाई, जब आपके पास प्रिंटेड में कोई भी सामग्री होगी तो आप अपनी स्पीड से उसको पढ़ सकते हो, ये सुविधा मिलेगी। पाठक जो पढ़ने वाला है वो सामग्री को अपनी सुविधा, अपने समय और अपनी गति से पढ़ सकता है, रोक कर या दोबारा पढ़ सकता है। अब कोई न्यूज बुलेटिन चल रही है टीवी में, है ना, वो तो निकल गई 100 खबरें 10 मिनट में। अब उसको वो 70वीं खबर दोबारा पढ़नी है तो वो कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, भाई वो 10 बार ही पढ़ लेगा, पेज पलट पलट के, उसको पीछे वाले पेज पे दोबारा जाना है फिर पढ़ लेगा। उसका मन है सुबह पढ़े, दोपहर में पढ़े, चाहे रात में पढ़े, चाहे आधी रात को पढ़े, उसमें कोई रोकेगा नहीं उसे। पर जो बुलेटिन है उसका तो टाइम होता है, सुबह 7 बजे की बुलेटिन, 7, 6, 8, यही 9, यही तो टाइम होता है। पूरे दिन बुलेटिन थोड़ी ना वैसी चलती है जो एक साथ इतनी खबरें। तो उसको फिर टाइम बाउंडेशन का फॉलो मतलब करना पड़ेगा वहां पे, जैसा उसका टाइम होगा न्यूज चैनल का। पर रिटर्न वाले में तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है उसको, ठीक है। और गहराई से जानकारी प्राप्त करना, मुद्रित माध्यम में अक्सर जो भी खबर छपती है वो बहुत विस्तृत होती है। याद रखना, जो वो न्यूज चैनल वाली बुलेटिन होती है ना, वो बहुत छोटे से 5-10 सेकंड की होती है, आपको गहराई से जानकारी नहीं मिलती किसी भी घटना की। पर जब आप न्यूज पेपर में वही घटना पढ़ते हो तो आपको थोड़ा उसमें डिटेलिंग मिलती है, तो इससे आपकी जानकारी बढ़ती है, उसको और विश्लेषण के साथ दिखाया जाता है, विस्तार से आप समझ सकते हो। स्थायी संदर्भ सामग्री, अखबार हो गया, मैगजीन हो गई या किताबें हो गई, ये सुरक्षित आप इसको रख सकते हो। आवश्यकता पड़ने पर आप दोबारा इसको इस्तेमाल करो। जब आपको लगे कि हाँ मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है, आप वो किताब को दोबारा निकाल के पढ़ लो। आपका मन करे वो मैगजीन दोबारा पढ़नी है, आप उसको दोबारा निकाल के पढ़ लो। सो कहने का मतलब है कि आपको ये सुविधा रहेगी कि आप उसको दोबारा पढ़ सकते हो। ध्यान केंद्रित रखने में सहायता, होता क्या है, टीवी वगैरह में ना ध्यान भटक जाता है, एक तो ऐड बार बार आती है उसमें। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपका फोकस बना रहेगा, उसमें ऐड नहीं आती ज्यादा। मतलब 2-4 छपी होंगी, ऐसी नहीं कि वो बीच में चलने लग जाए यूट्यूब की तरह, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान भटकने का चांस बहुत ही जीरो होता है अगर आप प्रिंटेड माध्यम में कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है भाई। अब हमारा अगला प्रश्न है, खोजी रिपोर्ट और इन डेप्थ रिपोर्ट के अंतर को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि है क्या। देखो, खोजी रिपोर्ट क्या है, इसका उद्देश्य समझो आप। खोजी रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है कि कोई छिपी हुई सच्चाई, कोई घोटाला, कोई अनियमितता है, कोई भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करने के लिए जो रिपोर्ट बनाई जा रही है। और इन डेप्थ रिपोर्ट का मतलब है डेप्थ में जाकर, गहराई से जाकर किसी भी विषय को व्यापक रूप से उसके सारे फैक्ट्स इकट्ठा करके अलग अलग उसके आयाम को देखना, अलग अलग पीओवीज को समझना गहराई से, ये है आपकी इन डेप्थ रिपोर्ट। और खोजी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, आप थोड़ा सा किसी का घोटाला उजागर करना चाह रहे हो तो ये उससे रिलेटेड है। कार्य प्रणाली की बात करते हैं, तो इसका जो खोजी रिपोर्ट का बेसिकली काम है वो है कि गुप्त, तो खोजी रिपोर्ट जो है वो आपको गुप्त जानकारी जुटाती है, स्रोतों की जांच, प्रमाण खोजना, यानी कि विद सबूत, विद प्रूफ, और जोखिम पूर्ण अनुसंधान। बहुत रिस्क होता है इसके अंदर, किसी के नेता का भ्रष्टाचार निकालना, कोई घोटाले का वो पर्दाफाश करना, भाई बहुत रिस्की काम है। तो इन डेप्थ रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा रिस्की है। लेकिन जो सॉरी, इन डेप्थ रिपोर्ट नहीं, खोजी रिपोर्ट। और जो इन डेप्थ रिपोर्ट है, इसमें क्या होगा, किसी भी टॉपिक को अगर गहराई से पढ़ना है तो अलग अलग सोर्सेज से डेटा लिया जाएगा, उसकी हिस्टोरिकल पूरे फैक्ट्स निकाले जाएंगे, उसका बैकग्राउंड और उसका एनालिसिस यानी विश्लेषण इकट्ठा करना। अब मुख्य विशेषता की बात करूं तो खोजी रिपोर्ट बेसिकली खुलासा करने के लिए होती है, सार्वजनिक हित के जो मुद्दे होते हैं उससे रिलेटेड होती है, सामने लाना। और इन डेप्थ रिपोर्ट बेसिकली किसी भी विषय को गहराई से, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं
और बहुत ही डिटेलिंग के साथ किसी टॉपिक को पढ़ना है तो वो इन डेप्थ रिपोर्ट में आप पढ़ो। उत्पाद स्वरूप की बात करूं तो भाई देखो, खोजी रिपोर्ट जो है वो सनसनीखेज ना होकर तथ्य आधारित खुलासे हैं। ये नहीं है कि आप जो है हवा बना दी और ये है वो है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जो भी एक्सपोज किया जाएगा किसी को तो वो तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। और इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है, ये बेसिकली शिक्षाप्रद होती है। किसी भी चीज से रिलेटेड आपको एजुकेटेड करना, आपको उसका विश्लेषण देना, आपको किसी भी विषय की विस्तृत जानकारी। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था, जरूर आपके पेपर में पूछा जा सकता है यही प्रश्न। कमेंट बॉक्स चालू है, आप अपने प्री बोर्ड में देख लेना, आपको बहुत से प्रश्न यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। और आप जरूर कमेंट में आके बताना फिर कितने प्रश्न आए थे। साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में कविता हमारे मन को क्यों छू लेती है, ये प्रश्न बहुत जरूरी। कविता, कविता से रिलेटेड एक प्रश्न आया है। तो देखो, कविता हमारे मन को इसलिए छू लेती है क्योंकि वो भावनाओं, अनुभूतियों और कल्पनाओं को अत्यंत संक्षिप्त, संवेदी और लयात्मक रूप में प्रस्तुत करती। हमारे अंदर की अनुभूति, जो एहसास, हमारी जो भावनाएं, जो हमारी फीलिंग्स, अगर आप उसको ज्यादा बड़ा लिखोगे तो वो बोरिंग हो सकता है। लेकिन कविता में एक लय आ जाएगी, गाते गाते आप लिख दो। ठीक है, गाते गाते लिख लो, कविता ज्यादा लंबी भी नहीं होती, एक लय भी रहेगी। और कविता में एक चित्रात्मकता होती है। आप कविता सुनते सुनते इमेजिन करो, आपके दिमाग में इमेजेस बनने लगेंगी। प्रतीक होते हैं कविता में, संकेत होते हैं, संगीतात्मकता होती है, गा सकते हो। शब्दों का संयोजन होता है भाई, लयबद्ध, एक मतलब एक तरीके से रिदम होती है ना। आपको कविता को सुनकर और पढ़कर दोनों में मजा आएगा, तो सीधा आपके इमोशन से जुड़ जाती हैं जो कविताएं होती हैं। इसलिए कविता का असर गहरा और त्वरित है। पढ़ी है ना आपने, आह वेदना मिली विदाई, मैंने जीवन भर संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो वो क्या है, एक लय है, उसका दुख पता चल रहा है, फील कर सकते हो आंख बंद करके कि उसको कैसा लगा होगा जब उसके प्रेमी ने उसको ठुकराया होगा। ठीक है भाई, तो ये है कविता, इसीलिए अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, नाटक की घटनाओं को वर्तमान में घटित होते क्यों दिखाया जाता है। आप कभी कोई प्ले देखने जाओ तो वो जो प्ले होगा उसको ऐसे दिखाया जाएगा जैसे वर्तमान में कुछ चल रहा है। होता क्या है, नाटक की घटनाओं को वर्तमान में घटित होते इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि नाटक प्रत्यक्ष माध्यम है, ये मंच पर आपको दिखाना है उसको। ठीक है, जो भी नाटक की मंडली होगी वो आपके सामने वो सब कुछ नाटक करेगी, प्रत्यक्ष आप देखोगे। तो जो दर्शक होंगे वो घटनाओं को, जो भी कम्युनिकेशन होगा, संवाद होगा, जो भाव भंगिमाएं होंगी, जो क्रियाएं, जो एक्शंस होंगे, उनको तुरंत होते हुए देखता है। यानी कि नाटक में आपको दिखेगा सब कुछ होते हुए आपके सामने, सब रियल टाइम में होगा। तो इससे जो कथा होगी, जिस भी उससे रिलेटेड वो नाटक चल रहा है, वो बहुत यथार्थपूर्ण लगेगी, रियल लगेगी, प्रभावशाली, इफेक्टिव लगेगी, भावनात्मक रूप से आप जुड़ पाओगे। अब एक तो है कि भाई आप रामचरितमानस को पढ़ो, ठीक है, रामचरितमानस को पढ़ो। एक है कि भाई जो रामायण होती है दशहरा के टाइम पे, है ना, जो मंचन होता है, आप उसको देखो। आपको 101% बता रहा हूँ, मंचन देख के मजा आ जाएगा, आपको एकदम ऐसे फीलिंग आएगी, हाँ भाई सही में कुछ चल रहा है बढ़िया सा, है ना। तो इसीलिए इसको वर्तमान में होते हुए दिखाया जाता है। सॉरी। कहानी में संवाद के लिए किस प्रकार के संवादों को महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी कहानी में संवाद होगा स्टोरी के अंदर, तो उन संवादों को महत्वपूर्ण माना जाता है जो कथानक को आगे बढ़ाए। कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होगा, जो बातचीत होगी, ठीक है भाई, बातचीत होगी, वो ऐसी हो जो कहानी को आगे बढ़ाए, ना कि बोरिंग लगे। ठीक है, चरित्रों के स्वभाव और भावनाओं को प्रकट करे, ऐसे संवाद डालने हैं जो स्वभाव पता चले भाई सामने वाला कैरेक्टर है किस तरीके का, तथा परिस्थिति को भी लगे कि हाँ भाई जो दिखाया जा रहा है उसमें, कहानी में बताया जा रहा है, वो एकदम रियल लगे। तो ऐसा संवाद हो जो स्वाभाविक हो, संक्षिप्त हो, अर्थपूर्ण हो, जिसका मीनिंग हो, तो कहानी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अगर कहानी में बातचीत अच्छी दिखा रखी है, कहानी बोरिंग होगी तो भाई फिर सब बोरिंग है। समाचार लेखन का 6 ककारों से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। देखो, जब भी समाचार को लिखा जाता है तो उसके 6 ककार होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब जब भी कोई समाचार होता है तो वो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है। सबसे पहले होता है कौन, ठीक है, ककार यानी कि का से शुरू होने वाले हैं। कौन यानी कि घटना से जुड़ा व्यक्ति या समूह कौन है। क्या यानी कि क्या हुआ है घटना में, घटना का स्वरूप कैसा है। कब यानी कि घटना का समय कब था। कहाँ यानी कि घटना का स्थान क्या है। क्यों यानी कि घटना का कारण क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। कैसे यानी कि घटना कैसे हुई, उसका तरीका और पूरा प्रोसेस। तो ये भी जो 6 ककार है ना, इसी के अकॉर्डिंगली आपका न्यूज़पेपर काम करता है। यानी कि जो भी समाचार लिखा जाता है
उस समाचार में इन्हीं चीजों का जवाब तो होता है कि समाचार में कौन है, किससे रिलेटेड है, कहाँ का है, कब का है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों हुआ, इसी की तो जानकारी मिलती है आपको। तो इसी को हम समाचार लेखन के 6 ककार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। जब कोई भी अच्छे इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपको कौन सी चीजें जो आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो एक अच्छा इंटरव्यू जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको उसकी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। जो भी विषय है और व्यक्ति है उससे रिलेटेड पूरा आप अध्ययन करके आओ। किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, ऐसा ना हो आपको पता ही नहीं है पूछना क्या है, माइक लेके खड़े हो जाओ, पता है नहीं क्या पूछना है। ठीक है, आपको अगर किसी का इंटरव्यू लेना है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे। उसके लिए आपके प्रश्न बहुत ही स्पष्ट होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि भाई प्रश्न छोटे हो, सरल हो और उनका कुछ उद्देश्य निकल रहा हो। उल्टे सीधे प्रश्न नहीं पूछने हैं। किसी का इंटरव्यू करो तो अच्छे सवाल पूछो। ये मत पूछो आप आम को काट कर खाते हो या सीधा उसके गुठली समेत चूस जाते हो, ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू हमेशा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, शिष्टता और धैर्य। जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप विनम्रता के साथ लोगे, आप संयम में रहोगे, आप ध्यान पूर्वक सारी बातों को सुनोगे। जब भी आपको जवाब मिल रहा है आप उसको सुनो, ये नहीं बीच में किसी को काट दो और अगला प्रश्न लिया हो। नो, फिर आप एक अच्छे इंटरव्यूअर नहीं माने जाओगे। बातचीत स्वाभाविक लगनी चाहिए। अरे भाई आजकल आप पॉडकास्ट नहीं देखते क्या? पॉडकास्ट क्या है? एक तरीके का इंटरव्यू ही तो है। वहां पे आप सुनने वाले बनो तो आपका पॉडकास्ट हर कोई सुनेगा। भाई जो सुनाने आया है वो भी अच्छे से बातें बताएगा। अब बार बार बीच में बातें काटोगे तो कौन सुनेगा? सटीक नोटिंग और रिकॉर्डिंग। तो जो भी उत्तर होगा उसको आप नोट डाउन करते रहो। इंटरव्यू चल रहा है, जो भी बताया जा रहा है भाई अच्छे से उसको नोट डाउन किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कविता में प्रचलित प्रवृत्तियों की सही जानकारी मिलती है। ठीक है, कविता में प्रचलित प्रवृत्तियों की सही जानकारी मिलती है, उदाहरण सहित आपको सिद्ध करना है। कविता से एक और प्रश्न देखो, जो भी कविता है, कविता में उस समय की क्या सोच थी, क्या भावनाएं थी, समाज की स्थिति कैसी थी, ये झलकती है। मान लो आप कोई प्राचीन कविता पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको उस कविता से पता चल जाएगा उस समय का समाज कैसा था। कविता पढ़कर हम जान सकते हैं उस दौर में कैसी प्रवृत्ति रही होगी, है ना, उस समय का पूरा एकदम एनवायरमेंट कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल जो छायावादी कविताएं हैं उसमें प्रकृति प्रेम, भावुकता और कल्पना ज्यादा होती है। तो इसे पता चलता है कि उस समय के लोग भावनाओं वाले ज्यादा थे। अगर आप प्रगतिवादी कविताएं देखोगे तो उसमें गरीबों की परेशानियां, समाज में हो रहा अन्याय और संघर्ष ज्यादा दिखता है। तो आपको बताऊं ना, जैसा कविता की कैटेगरी होगी वो बताएगी उस टाइम के लोग कैसे थे। छायावाद का एक पूरा टाइम था। छायावाद के जितने भी कवि हुए हैं वो प्रेम, भावना, प्रकृति से रिलेटेड ज्यादा लिखते थे। फिर जो प्रगति वाले कवि हुए हैं प्रगतिवादी, वो कैसे हैं? वो थोड़े रिफॉर्म करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि गरीबों के ऊपर ध्यान दो, अन्याय हो रहा है वैसी कविताएं लिखो। ठीक है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है जो दी गई है। अगला प्रश्न है, नाटक में परस्पर विरोधी विचारधाराओं का संवाद आवश्यक क्यों होता है? नाटक में परस्पर विरोधी विचारधारा, एक बंदा है, एक ये बंदा है, दोनों की विचारधारा है बिल्कुल एक दूसरे से उलट, विरोधी। होता क्या है, नाटक में परस्पर विरोधी विचारधाराओं का संवाद इसलिए जरूरी है क्योंकि कथा में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा जो नाटक को रोचक बनाएगा। जब नाटक चलता है ना तो एक तरफ राम होंगे तो दूसरी तरफ रावण होंगे, याद रखना, तभी मजा आएगा। अगर दोनों प्रभु राम होंगे तो फिर आपको नाटक में क्या मजा आएगा? या दोनों एक जैसे ही विचार वाले हैं तो क्या मजा आएगा? जब राम जी अपना एक डायलॉग बोलेंगे, एक डायलॉग रावण जी बोलेंगे, तभी तो वो आपको रामलीला का मंचन अच्छा लगेगा। समझ रहे हो, नाटक में कॉन्फ्लिक्ट का होना बहुत जरूरी है। चरित्रों का स्वभाव और सोच स्पष्ट होगी इससे। भाई हर किसी का अपना अलग स्वभाव होता है और दर्शकों को दोनों पक्षों की तर्कपूर्ण बातों को समझने का मौका मिलेगा। अब भाई रावण है तो वो भी अपने तर्क तो देगा ना, वो भी बताएगा कि भाई मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, शिव भक्त हूँ, ये हूँ वो हूँ, है ना। अब भगवान राम भी बताएंगे कि नहीं भाई तू गलत कर रहा है। तो इससे क्या तर्क वितर्क होगा जिससे नाटक और अच्छा बनेगा, एक्साइटिंग बनेगा। तो नाटक लगेगा एकदम रियलिस्टिक सा। तो इसलिए विरोधी विचारधाराओं का होना अति आवश्यक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। तो कहानी का केंद्र बिंदु है वह मुख्य विचार या घटना जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट। ये सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द ही आपकी पूरी कहानी चलेगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, सेंट्रल पॉइंट का होना अति आवश्यक है। कहानी किन पात्रों पर ध्यान देगी,
क्या समस्याएं हैं और कहानी का संदेश या उद्देश्य क्या होगा, वो इसका सेंट्रल केंद्र बिंदु यही है। ठीक है, तो कहानी का केंद्र बिंदु उसका मुख्य विषय होता है। बेसिकली किस विषय से संबंधित वो कहानी है, यही उसका सेंट्रल बिंदु है। चित्रकला, संगीत कला या नृत्य कला की तरह कविता लेखन की कला सिखाई क्यों नहीं जा सकती, स्पष्ट कीजिए। कितनी बढ़िया बात है भाई। पेंटिंग करना, ड्राइंग करना आप सीख सकते हो, संगीत गाना सीख सकते हो, बजाना सीख सकते हो, डांस करना सीख सकते हो, पर कविताओं की क्लासेस कभी होते हुए देखी है क्या? कविता ऐसी चीज है जो आपको नेचुरली अंदर से, आपके अंदर वो विचार निकलते हैं। तो कविता लेखन की कला इसलिए पूरी तरह नहीं सिखाई जा सकती क्योंकि कविता क्या है, आपकी भावनाएं होती हैं, आपके मन की गहराई की अनुभूति है, आपकी कल्पना है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भाई। कवि का मतलब, आप कवि कहीं से सीख के नहीं बनते, कवि आप बचपन से होते हो, आपके अंदर के विचार होते हैं, और नियम नहीं सीखने होते कविता में कोई। कविता में मौलिकता, ओरिजिनलिटी होना बहुत जरूरी है। हर किसी की अपनी अलग सोच है, अलग विचार है। आप कॉपी पेस्ट वाले कवि ज्यादा समय तक नहीं चल सकते। शैली, भाव और कल्पना सिखाई नहीं जा सकती, वे व्यक्ति का स्वभाव होता है। आप जितने सेंसिटिव होगे, जितना आप प्यार को समझते होगे, जितना आप भक्ति को समझते होंगे, आप उतने ही अच्छे कविता लिख पाओगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप खुद श्री राम की भक्ति करते हो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, तो आप भक्ति कविता को बहुत अच्छा लिख पाओगे। लेकिन अगर आप भक्ति ही नहीं करते हो, आपका स्वभाव में ही वो चीज नहीं है, मैं आपको बोलूं कि आप भक्ति की कविता लिखो सीख के नियम, तो वो आप वैसी कविता तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तकनीक होती है कविता की, छंद, भाषा, अलंकारों का ज्ञान, ये तो सीखा जा सकता है, ये तो ग्रामर है चलो। लेकिन कविता की आत्मा तो खुद कवि के भीतर से आएगी ना। आप तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर सीख सकते हो बनाना, पर उसमें लिखना क्या है, वो आपके दिल की आवाज होगी। तो संक्षेप में इसका यही आंसर है भाई। कविता लिखने की बुनियादी बातें तो सिखाई जा सकती है, पर जो संवेदनाएं हैं, पर जो अंदर के इमोशंस हैं, वो कहीं पे सीखे नहीं जाते, वो नेचुरल होते हैं भाई हर कवि के अंदर। नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में क्यों होते हैं, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी एक ईयर में आ चुका था, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, ये आ सकता है वर्तमान वाला प्रश्न। कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका कौन सा है, ये याद रख लो। तो देखो भाई, जो कहानी होगी, जो उसमें कैरेक्टर है, उनका जो कैरेक्टर स्केच है, उसको सबसे प्रभावशाली तरीका उसका यही है कि उनके एक्शंस और उनके बिहेवियर को दिखाओ। जैसा उनका एक्शन, जिन जैसा उनका व्यवहार, वैसा उसका कैरेक्टर स्केच बनेगा। पात्र क्या करता है, कैसे बोलता है, क्या रिएक्शन है उसका, ये दिखाओगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पात्र बिना कहे दूसरों की मदद करता है, तो आप बता दोगे भाई ये दयालु है ना, कैरेक्टर उसका संवेदनशील है। यदि कोई पात्र गुस्से में तुरंत निर्णय लेता है, तो आप बोल दोगे भाई आवेग में रहता है, हमेशा संयम में नहीं रहता, है ना भाई, इसी से तो पता चलता है। तो पात्र की बातें नहीं, उसका कर्म और उसका व्यवहार ही उसका चरित्र होता है। जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हो ना, बातों से जज नहीं करते आप उसका काम और उसका व्यवहार देखते हो। पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? तो समाचार की जब शुरुआत होती है, तो उसी को आप मुखड़ा कहते हो। ठीक है, कोई भी समाचार की स्टार्टिंग होगी तो वो मुखड़ा है, उसका मुखड़ा है। ये सबसे मुख्य खबर होगी, मेन तथ्य जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा। ठीक है, मुखड़ा क्या होता है आपको बता दिया। जनसंचार के माध्यम आपस में प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं, सिद्ध कीजिए। जनसंचार के माध्यम रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, ये एक दूसरे का कंपटीशन नहीं चल रहा है, ये एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि भाई एक दूसरे को क्योंकि अखबार गहराई देते हैं, रेडियो आपको तत्कालिकता देता है, टीवी आपको इमेज और विजुअल्स और वो ऑडियो दिखाते हैं, इंटरनेट आपको क्विक लेटेस्ट न्यूज़ देता है। तो जब आप सब कुछ मिला दोगे ना, तो आपका जो है पढ़ने का मजा बढ़ जाएगा। तो ये सारे जितने भी माध्यम है वो तो पूरक है। बीट किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। देखो भाई, किसी पत्रकार को जो भी काम सौंपा गया है किसी विशेष क्षेत्र से रिलेटेड, उसको बीट कहा जाता है। कोई भी विषय है जिसका उसको नियमित कवरेज करते रहना होता है। जैसे अपराध बीट, किसी को क्राइम की न्यूज बनानी है। राजनीतिक बीट यानी कि पॉलिटिक्स की न्यूज बनानी है। खेल बीट यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जर्नलिज्म करना है। एजुकेशन वाली बीट हो सकती है। तो उसको पता होगा मेरा ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र की खबरें उसको जुटानी है। एक एक न्यूज वाला सारे क्षेत्रों की खबरें अकेले थोड़ी जुटाने जाता है। शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। शब्द बहुत जरूरी है। शब्द अगर आपको पता है तो ही कविता लिख पाओगे। कविता की दुनिया शब्दों के माध्यम से बनती है, क्योंकि कवि शब्दों को भाई इस तरीके से चुनता है
कि उसमें भावना हो, चित्रात्मकता हो, लय हो, संगीत हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो जब आप इनसे जुड़ोगे तो आपको अनुभूति होगी, कल्पना, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप कविता की दुनिया में घुस पाओगे। जब आपको शब्दों का ज्ञान होगा तो शब्दों से भाव जगता है, जिससे आप भाई कविता के भाव को समझोगे। शब्दों की लय और संगीतात्मकता से आप अंदर तक उसको फील कर पाओगे। शब्दों से ही चित्र बनते हैं आपके दिमाग में, आप एक दुनिया में खो जाओगे। तो शब्दों को आप महसूस करोगे तभी कविता पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा है नहीं कविता पढ़ने का। कहानी में संवादों की क्या भूमिका होती है, मैंने आपको बता दिया है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है तो संवाद वाला कर लेना कि भाई संवाद होगा तभी कथानक आगे बढ़ेगा, पात्रों का स्वभाव दिखेगा, स्थिति दिखेगी, भाई हाँ कैसी चल रही है, भावनाएं दिखेंगी, भाई खुशी की भावना है, गुस्सा है, दुख है, क्या है। जब संवाद होगा, बातचीत होगी, तभी तो पता चलेगा। संवाद वाला प्रश्न दूसरी बार आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लेना। नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। भाई देखो भाई, ये भी रिपीटेड है। जो कॉन्फ्लिक्ट वाला अभी आया था ना पीछे, इसको इस बार इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नाटक में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, परस्पर विरोध वाला, जो एक मैंने अभी पीछे करवाया था कि भाई कलाकार हो सकता है किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति को सच मानकर अभिनय करता है, तो भाई दर्शक को भी लगेगा कि हाँ भाई सही कह रहा है। मान लो कि एक होता है कि हाँ कलाकार है और कलाकार कुछ बता रहा है, तो दर्शक जो होंगे, अगर कलाकार खाली हाथ हो पर अभिनय ऐसे कर रहा है जैसे वह कप पकड़े है, तो दर्शक को लगेगा कि हाँ भाई उसने कप पकड़ा हुआ है हाथ में, है ना। मान लो वो एक्टिंग ही कर रहा है, ऐसे ऐसे चाय पी रहा है, तो आपको लगेगा हाँ भाई है कुछ। अस्वीकार का मतलब है मंच पर कुछ बातें दर्शक और कलाकार जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मंच पर घर का पूरा कमरा नहीं होता, फिर भी दर्शक उसे पूरा घर मानकर चलता है। ऐसे एक पर्दा सा लगा दिया, नाटक चल रहा है, दिखाया जा रहा है कोई घर है, वो पूरा घर नहीं बना हुआ है, वो एक पर्दे में बना रखा है कमरा, तो आप उसको अस्वीकार कर सकते हो, या मतलब इग्नोर करोगे कि चलो ठीक है ऐसा ऐसा वहां पे होगा। ठीक है। पत्रकारीय लेखन के किस रूप को पाठकों का अपना स्तंभ कहा जाता है। तो भाई जो पाठकों का अपना स्तंभ जो है वो लेटर टू एडिटर को कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पाठक खुद अपनी राय लिखता है। ठीक है। और समाज, समस्या और नीतियों और घटनाओं पर जनमत सीधे प्रकाशित होते हैं। लेटर टू एडिटर में जो भी इसमें बताया जाएगा वो सीधा सीधा उसमें वही सब होगा भाई जो समाज से रिलेटेड है। तो यह पाठक और समाचार पत्र के बीच सीधा संवाद होता है। और होगा क्या, पत्र मंच पाठकों का अपना स्तंभ है, क्योंकि इसमें उनकी आवाज, विचार और सुझाव सीधे प्रकाशित होंगे। लेटर्स जब आगे जाएंगे तो भाई जरूर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई किसी ने कुछ लिखा है, समाज से रिलेटेड है, और एडिटर का काम है उसको आगे फिर पब्लिश करवाना। तकनीकी प्रगति के बावजूद हिंदी की वेब पत्रकारिता अपने शैशवा काल में ही क्यों है, इसकी प्रगति के लिए क्या जरूरी है। जो हिंदी की वेब पत्रकारिता है वो अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, पर पत्रकारिता जो वेब वाली है हिंदी की वो आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हिंदी में गुणवत्तापूर्ण सामग्री कम मिलती है, इंग्लिश में ज्यादा मिल जाती है। इसके अलावा ट्रेंड वाले वेब पत्रकार बहुत कम है। टेक्निकल कुछ ऐसी टर्मिन्स, जो मतलब टर्मिनोलॉजी होती है, एक लिखने का तरीका है, वो अभी विकसित नहीं हुआ है। इसके अलावा बिजनेस मॉडल अभी उतना ज्यादा है नहीं, कोई इन्वेस्ट कर नहीं रहा है हिंदी में। ठीक है। सो इसके लिए क्या है, कुछ ऐसे वेब जर्नलिज्म की जरूरत है, जो ट्रेंड होंगे वो जर्नलिस्ट, उनको प्रोफेशनल थोड़ा कोर्स कराया जाए, और हिंदी की सामग्री ऐसी हो जो भाई एक तो ट्रस्टेड हो, दूसरा गुणवत्ता उसकी अच्छी हो, और उसको पब्लिश करवाने के बाद कोई भी पोस्ट को उसका एसईओ अच्छे से हो, डिजिटल टूल्स का यूज किया जाए, और कुछ उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तभी उसका विकास हो सकता है। तो मजबूत व्यावसायिक मॉडल जो होगा वो तभी बनेगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप याद रखिएगा। विद्यालय में बच्चों का परिचय कविता से किस प्रकार करवाया जाता है, हमें कविता कब जानी पहचानी लगती है। देखो, जब आप विद्यालय में होते हो तो विद्यालय में बच्चों को कविता का परिचय करवाने के लिए लय और ताल वाली सरल कविताएं होती हैं, है ना, छोटी छोटी राइम्स होती हैं, सुनी होंगी आपने बच्चों वाली, वही तो होते हैं कविताएं। टमाटर बड़े मजेदार और वो सब जो आपने सुना है उसी से ही होता है। चित्र, क्रियाएं, अभिनय के साथ साथ कविताएं पढ़ाई जाती हैं। जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है, अरे आपको पता है एक भालू था, वो इतना मोटा था, वो यहाँ जाता था, वहां जाता था, तो बच्चे का इंटरेस्ट बनता है जब वो इसको सुनेगा। शिक्षक कहता है मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे रिपीट करना, ठीक है, आप उसको दोहराना और गुनगुनाना। तो इस तरीके से बच्चों को कविताओं को खेल खेल में भी सिखाया जाता है, यही तरीका है। और हमें कविता कब जानी पहचानी लगेगी भाई, जब उसके शब्द, भाव और अनुभव हम अपने जीवन से मिलाएंगे। यहाँ भाई, हाँ मतलब टमाटर बड़ा मजेदार था, टीचर ने कहा था कविता में, अब घर पे दिख गया टमाटर, अब उसको उठाओगे
लगेगा हाँ इसकी तो कविता थी भाई जो मैंने पढ़ी थी। तो ये होता है, कविता में कई बात हमारी भावनाओं, यादों और अनुभवों को छूती है, हम उसे बार बार सुनते और पढ़ते हैं जिससे वो मन में बस जाती है। कई कविताएं ऐसी होती हैं यार जो लगता है कि मन में बस गई हैं, आप उसको पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों को कविताओं से परिचय खेल और लय के माध्यम से कराया जाता है। और कविता तब जानी पहचानी लगने लगती है जब वे हमारे अनुभवों से जुड़ती है, जब हम उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। नाटक लिखते समय नाटककार को किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, नाटक में संपूर्णता कब आती है? देखो, नाटक लिखते समय, नाटक क्या है भाई, मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा, इसलिए जो भी उसका संवाद है, दृश्य और क्रियाएं वो स्पष्ट होनी चाहिए, सरल। पात्र जो कैरेक्टर होंगे उनकी बातचीत स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावटी ना लगे, मंच पर आसानी से बोली जा सके ऐसी भाषा हो। दृश्य, स्थान और समय ऐसा लगे कि हाँ सही चीज है, सही जगह का यूज किया जा रहा है। कहानी में संघर्ष, गति और रोचकता बनी रहे, लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, स्पीड में है, नाटक रुका हुआ ना लगे। और नाटक में संपूर्णता जब आएगी जब कहानी, पात्र, संवाद, मंच, निर्देश और दृश्य सभी एक दूसरे से तालमेल खा रहे होंगे। कि जो कहानी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नाटक चल रहा है और उसके अंदर क्या होता है, मान लो रामायण का ही है कुछ, है ना, और उसमें अब मजा नहीं आएगा अगर जो मतलब सीता माता है वो भी आप किसी मेल को बना रहे हो वहां पे, तो वो बिल्कुल मजा किरकिरा हो जाएगा, एक रियलिस्टिक जो फीलिंग है वो नहीं आएगी आपको देखने में। तो ऐसा होता है कभी कभी, वो मेल नहीं खाएगा वो सब, ठीक है। तो शुरुआत से अंत तक नाटक सुसंगत हो, बैलेंस लगे, संघर्ष का सही समाधान मिल जाए, और मतलब अगर कहानी में संघर्ष है तो एंड में उसका समाधान भी हो, ये नाटक तभी कामयाब है, अदरवाइज नहीं है। नाटक के संबंध में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाटककारों से क्या अपेक्षा की गई है, नाटक का शरीर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? देखो, भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं, और वो कहते हैं कि नाटक लोक मंगल के लिए हो, लोगों का भला हो, कल्याण हो। नाटककार धर्म, नीति, ज्ञान और रस का ध्यान रखकर नाटक रचे, और पात्र, भाषा और घटनाओं का एक बैलेंस हो, और नाटक मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद भी हो। आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देना, नॉलेज भी देनी है। नाटक का शरीर किसे कहा गया है? जो कथानक है, जो उसका प्लॉट है, वही उसका शरीर है। क्योंकि देखो, पूरा नाटक कहानी पर आधारित होता है, एक प्लॉट होना बहुत जरूरी है। सारे पात्र जितने भी बात करेंगे भाई, दृश्य होंगे, वो सब कथानक के अनुसार, प्लॉट क्या है ना, कहानी का प्लॉट चेंज नहीं होना चाहिए, प्लॉट कहते हैं ना, प्लॉट, तो वो प्लॉट होना बहुत जरूरी है। अगर प्लॉट नहीं होगा तो उस कहानी का कोई फायदा ही नहीं है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? वर्तमान समय में इंटरनेट पत्रकारिता की क्या स्थिति है? तो इंटरनेट वाला इनफ हम पीछे भी कर चुके हैं। आपको पता है इंटरनेट में क्या है, बहुत फास्ट है, व्यापक है, लोकप्रिय है, मोबाइल, सोशल मीडिया, इसकी पहुंच करोड़ों तक है भाई आज की डेट में, तुरंत अपडेट मिलते हैं। पर हिंदी वाला आप लिख देना कि अभी इसका नेट पत्रकारिता का हिंदी का वर्जन अभी उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समाचार पत्रों में संपादकीय लेखन का क्या महत्व है, ये भी हम पीछे कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप इसको कर लेंगे। एडिटोरियल वाला बहुत डिटेल में हमने पीछे डिस्कस किया है। अब मैं जो आपका प्रिंट माध्यम है, पीछे एक कंपैरिजन आया था दृश्य और श्रव्य में, कंपैरिजन में मुद्रित माध्यम के बारे में, क्या उसके फायदे हैं क्या नहीं है। तो आप बता सकते हो भाई, प्रिंट माध्यम बहुत पुराना जो है जनसंचार का माध्यम है। चीन में इसकी शुरुआत पहले हुई थी, और जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापा खाना पहले बनाया। भारत में पहला छापा खाना बता दिया था मैंने आपको, 1556 में बनाया था। आज आपको पता है भाई, जो प्रिंटिंग में कंप्यूटर तकनीक का जो यूज है वो किया जाता है। तो जनसंचार का ये माध्यम बहुत बढ़िया है, जो प्रिंट माध्यम है। अब इसकी विशेषता क्या है कि भाई इसमें स्थायित्व होता है, जो लिखा हुआ शब्द है वो सुरक्षित रहेगा, बार बार आप इसको पढ़ सकते हो, पीछे बताया था। आप डिक्शनरी का यूज कर लो, कोई वर्ड अगर आपको कठिन लग रहा है, समय आप जब मर्जी पढ़ो, जब मन करे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, संग्रह करके रख सकते हो लंबे समय तक। तो ज्ञान का भंडार है ना भाई, आप इसको सेव करके रख सकते हो जितना मन करे। कुछ कमियां हैं, जैसे जो लोग निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए तो भाई देखो, अखबार वगैरह किसी काम की है नहीं, तुरंत जानकारी नहीं मिलती। टीवी, रेडियो, इंटरनेट वगैरह में तुरंत जानकारी आती है, त्वरित स्पीड से। पर न्यूज़पेपर एक दिन लेट चलता है। और समाचार पत्र 24 घंटे में एक बार छपता है, या फिर वीकली होता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको लेटेस्ट अपडेट्स थोड़े से मिस हो जाते हैं, ये कमियां हैं। और खबरों को सीमित स्थान और तय समय के अनुसार प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, एक ये भी होता है। गलतियों का सुधार बहुत देर से होता है। अगर कोई गलती हो गई तो उसे अगले मतलब मान लो कोई मैगजीन है, तो उसने कुछ गलत लिखा है, तो अगला एडिशन जब आएगा तब सुधर के आएगा, तुरंत नहीं होगा। तो डिजिटल माध्यम थोड़ा तेज है, थोड़ा सुविधाजनक है, ठीक है, कमियों को सुधारने के मामले में।
पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये याद रखना, एक है पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक वो हैं जो किसी समाचार संगठन के लिए परमानेंट कर्मचारी हैं, अंशकालिक जो सीमित समय के लिए हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, फ्रीलांसर वो हैं जो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, जो ज्यादा पैसे देगा उसके साथ जाकर काम करेंगे। तो ये पत्रकारों का टाइप है। तो इसी के साथ आपका अभिव्यक्ति और माध्यम मेरे हिसाब से तो भाई कंप्लीट है। यहां से आपका प्री बोर्ड इसके बाहर नहीं बन सकता, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। वीडियो पसंद लगे तो उस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, फीडबैक जरूर लिखना, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद और जय भारत।